हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम आपको बताएंगे जो आज हमारा पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने आपको बताया था 2022 का जो हमारा अर्थशास्त्र का पेपर है, इसके हमने आपको विकल्प और जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है वो हम आपको हल करा चुके हैं। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो हमारे लॉन्ग आंसर दिए जाएंगे उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो देखिए सबसे पहला आपका लघु उत्तरीय प्रश्न कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न ये दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल आय का वह भाग जो उपभोग के बाद शेष बचता है बचत कहलाता है। ठीक है, कुल आय का वह भाग जो उपभोग के बाद शेष बचता है बचत कहलाता है। बचत भी आय का फलन है। बचत में परिवर्तन व आय में परिवर्तन का अनुपात सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, इसी को हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात MPS बराबर डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। तो यहाँ पर MPS बराबर क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति, और डेल्टा S बराबर यहाँ पर डेल्टा S ये क्या है, बचत में वृद्धि या फिर कमी। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा Y क्या है, आय में वृद्धि या फिर कमी। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव इकाई से कम है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति व सीमांत बचत प्रवृत्ति का जोड़ हमेशा इकाई के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात MPC प्लस MPS बराबर 1। ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति को 1 से घटा देने पर हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात MPC बराबर 1 माइनस MPS। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी विक्रेता वस्तु का मूल्य स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, अतः वस्तु का मूल्य स्वयं निर्धारित होता है। ठीक है, तथा क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक कि कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, और बिक्री की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां समान होनी चाहिए। उनके आकार, रंग, रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वस्तु की इकाइयां एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। ठीक है, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। परिवहन लागत शून्य होती है, जिसके बाजार में एक कीमत प्रचलित रहती है। तो ये हो जाएगा हमारा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण की संक्षिप्त व्याख्या। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ रहा है यूपी बोर्ड में 2023 में, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गुणक क्या होता है विवेचना कीजिए। ठीक है, जो हमने आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाए थे 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें हमने आपको बताया है गुणक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में बताना है कि गुणक क्या होता है विवेचना कीजिए, क्योंकि ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जब समाज में किसी नवीन राशि का विनियोग किया जाता है, जब समाज में किसी नवीन राशि का विनियोग किया जाता है तो उत्पादन और व्यय की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें जनता को प्रारंभिक विनियोग की तुलना में कई गुनी आय प्राप्त होती है। ठीक है, यह आय प्रारंभिक विनियोग की तुलना में जितनी अधिक होती है वह मान गुणक कहलाता है। इस प्रकार गुणक प्रारंभिक विनियोग में वृद्धि और अंततः कुल आय में वृद्धि के संबंध को व्यक्त करता है।
तो इसे ही हम कहेंगे गुणक। ठीक है, हमने इसकी विवेचना भी आपको करके बता दी। अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पूछा जाता है तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, और अगर अतिलघु में पूछा जाता है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जो हमने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई है 2023 यूपी बोर्ड में आने के लिए, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीगत व्यय से सरकार को आय प्राप्त होती है, राजस्व व्यय अधिक मात्रा में नहीं किए जा सकते। ठीक है, इनमें भेद पूछा है तो हम भेद ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप करके इनको लिखना चाहते हो इधर अलग और इसका अलग, तो उसको आप उस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, मैंने एक ही में लिखवा दिया है। तो पूंजीगत व्यय से सरकार को आय प्राप्त होती है, राजस्व व्यय अधिक मात्रा में नहीं किए जा सकते। पूंजीगत व्यय अधिक मात्रा में किए जा सकते हैं, राजस्व व्यय में निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जैसे पुल, सड़क आदि का निर्माण करना। तो ये सब किसमें आएंगे? पूंजीगत व्यय में। और राजस्व व्यय ऐसे खर्चे होते हैं जिनमें ना सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और ना ही आय, जैसे वेतन और पेंशन। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? ये आ जाएंगे राजस्व व्यय के अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या भेद है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मांग की कीमत लोच क्या होती है? मांग की कीमत लोच क्या होती है? देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए गाइस, इसका आंसर हो जाएगा मांग की कीमत लोच। तो लोच शब्द का प्रयोग प्रायः दो कार्यकारी शक्तियों की आवश्यकताओं के विश्लेषण के लिए किया जाता है, जैसे कीमत व वस्तु की मांग एवं पूर्ति। लोच द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि जब दो अस्थिर तत्व होते हैं तो एक तत्व के प्रतिशत परिवर्तन का दूसरे तत्व के प्रतिशत परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोच की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल, ये आपको याद रखना है, लोच की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया था। ठीक है, उसमें इस अवधारणा का प्रयोग केवल कीमत परिवर्तनों के संदर्भ में किया था। उनकी इस अवधारणा को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका प्रयोग अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया था। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया मांग की लोच। ठीक है, यानी मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, ये आंसर हमने आपको लिखा दिया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का संक्षिप्त टिप्पणी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, किसमें? 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। फिर आपको हेडिंग डालनी है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य। ठीक है, तो देखिए इसमें इसके प्रतिबंधित कार्य कौन कौन से होते हैं। प्रतिबंधित कार्य का मतलब होता है जो बैंक जो कार्य नहीं कर सकता, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जिन कार्यों को नहीं कर सकता उनको हम कहेंगे प्रतिबंधित कार्य। तो देखते हैं इसके प्रतिबंधित कार्य कौन कौन से हैं। तो रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक कोई भी व्यावसायिक कार्य स्वयं नहीं कर सकता
और ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट उसका कार्य हो जाएगा, वह किसी बैंक या कंपनी से अंश नहीं खरीद सकता और ना ही ऐसे अंशों की जमानत पर ऋण दे सकता है। तो ये हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य। ठीक है। तो देखिए गाइस, ये आपके हो गए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो हमने आपको आज कवर करा दिए। तो अब आपके गाइस बचे हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जो लॉन्ग आंसर आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, वो आपके बचे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जितने भी यहाँ पर आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने को होंगे, तो 3 के अलावा और सारे क्वेश्चन भी हम आपको देंगे जो 2023 में आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को भी हम आपको हल करा देंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख ले गाइस। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके। तो जो भी आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।